हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। आज जुमा है, हस्बे मामूल आप ही की कॉल्स ली जाएंगी, उनकी बात सुनी जाएगी, लेकिन शुरू में एक वाक़े का जिक्र करना ज़रूरी है जो कि इस्लामाबाद में हुआ है, जहां सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जॉइंट डायरेक्टर साजिद गोंदल, उनको ये कहा जा रहा है कि वो लापता हो गए हैं और उनकी गाड़ी जो है नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के सामने से मिली है और अभी तक पता नहीं चल रहा है। कुछ क़यास आराइयाँ हो रही हैं कि शायद उनका जो ताल्लुक़ है उस स्टोरी के साथ है जो जनरल आसिम सलीम बाजवा के बारे में आई थी, मगर अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। जो जिस वेबसाइट ने ये स्टोरी दी थी उसने भी डिनाई किया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ही वॉज नॉट द सोर्स। शरीन मज़ारी साहिबा ने इसके ऊपर ट्वीट किया है और वो है कि साजिद गोंदल की गुमशुदगी बहुत परेशान कुन है और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उनको रिकवर करें और पुलिस को हिदायत दी गई है कि वो FIR लॉन्च करें। जिस लाइन पर हमेशा मुझे हंसी आती है क्योंकि हिदायत देने की क्या ज़रूरत है, खुद ही कर दिया करें। बहरहाल ये भी है कि जी हर शहरी की हिफाजत करना हमारी आईनी जिम्मेदारी है और रूल ऑफ लॉ मस्ट प्रिवेल। और अगेन वही बात है कि अगर ऐसे उठाया जाता है, अभी हमें नहीं पता कि किसने उठाया है, लेकिन अगर कानून नाफिज करने वालों इदारों ने उठाया है तो जाहिर है उनको कोर्ट में पेश करना चाहिए, क्योंकि ये बात सिर्फ इंडिविजुअल के बारे में है। अगर कोई ऐसी स्टोरी भी है, इसका रियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। हमारे पहले कॉलर हैं सईद रशीद साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी सईद भाई, बड़े अफसोस के साथ और बड़े गम के साथ ये बात कह रहा हूँ कि हमारे इमरान खान साहब से बड़ी उम्मीदें थी हमें, वो सब नाउमीद हो गए। मैं 247 का इलेक्शन डे का कंट्रोलर था। अलवी साहब, इमरान इस्माइल और खुर्रम, ये मेरे हाथ से पूरा इलेक्शन हुआ है, मैं कंट्रोलर था आफ्ताब सिद्दीकी। मगर मुझे ऐसा लगता है कि इमरान साहब के जो आसपास 5-6 वजीर बैठे हैं, इन्होंने इतना मिसलीड किया। मैं एक वजीर की मिसाल आपको देता हूँ। पहले मैं फारूक नसीम की देता हूँ। उन्होंने एक रेफरेंस दायर करवा दिया गीता साहब के, फिर वो GIDC के अंदर आधे आधे का कह दिया। फिर सबसे ज्यादा जो ब्लंडर मार रहे हैं ये शहबाज गिल साहब है। मैं परसों देख रहा था कि इमरान ने एक वो दिया इंटरव्यू शरीफ साहब को IRV में, और कहा कि मैंने अपने जो चीफ हैं हॉस्पिटल के शौकत खानम थे, उनको भेजा, मुझे भरोसा नहीं था कि आप जाएं और सारी चीजें चेक करके आएं और मुझे आके रिपोर्ट दें। जब उन्होंने रिपोर्ट दी तो मैं कॉन्फिडेंट हुआ कि वाकई बीमार, और वो टीवी में आके लड़ रहे हैं, कह रहे हैं उन्होंने तो मुलाकात ही नहीं की वहाँ। मैं हैरान होता हूँ कि ये आपस में इनकी लाइजन नहीं है क्या? वो वजीर आजम कुछ बोल रहा है, वो कुछ बोल रहे हैं। फिर ये आपके जो चौहान साहब हैं, वो रात दिन एक ही बात बोल रहे हैं कि ये APC कुछ नहीं होगी, APC कुछ नहीं होगी। आज 4 सितंबर है, मेरी बात याद रखिएगा। ये ऑपोजिशन इतनी स्ट्रांग है कि ये एक दिन भी उसमें नहीं है कि इस हुकूमत को गिराए। ये 5 साल तक इसको घसीटेगी और चमाट मारती रहेगी और ऐसा कर देगी कि इमरान साहब अगले इलेक्शन में 5 सीटें भी ना ले। ये हवा में घूम रहे हैं। ये ऐसे कह रहे हैं जैसे मेरे कोई वॉयलेशन कर लूं FBR का, और फिर मैं रोज FBR के ऑफिस जाऊं, मुझे चालान क्यों नहीं भेज रहे, मुझे नोटिस क्यों नहीं भेज रहे। तो ये इस तरह की बातें करते हैं। फिर वो फाज है, वो नहीं वो ETTA डाल दिया। मैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी हूँ। ETTA जो डालने की इन्होंने बात की, इतनी स्टूपिड बात की है कि मैं हैरान हो जाता हूँ कि इतने बड़े बड़े लेवल पे लोग बैठे हैं। ये जो ETTA की ट्यूबें आती है ना, ये फिक्स आती है, कंपनी देती है, और वो डिफरेंट होती है। जैसे अगर ESR करना है तो उसकी ट्यूब अलग होगी, उसमें अलग केमिकल डाला होगा इसके, और वो सील्ड होती है। नोबडी कैन ओपन दिस, ओनली सिरिंज से वो ब्लड को उसके अंदर डालते हैं, और जहाँ टेस्टिंग होती है वो उस वक्त खोलते हैं, कोई उसको ओपन नहीं कर सकता। वो आके टीवी में कह रहे हैं कि ETTA बढ़ा दिया। ETTA उन्हें पता ही नहीं है कि काम क्या करता है ETTA। तो मैं हैरान हूँ, ये सारे जो मुशीरान हैं ये इतना मिसलीड कर रहे हैं कि इमरान साहब को। अच्छा, दूसरा नवाज शरीफ साहब अगर नहीं आएंगे तो उनकी सियासत को नुकसान पहुंचेगा, और मुझे पक्का पता है ये गवर्नमेंट के फेवर में नहीं है उनका आना, मगर ये रात दिन बोल रहे हैं वो क्यों नहीं आ रहे। उनको लाना एक मुसीबत बन जाएगी इनके लिए अगर वो आ गए यहाँ। तो पता नहीं क्यों इस बात के पीछे लगे हैं कि वो ठीक है सईद भाई आपकी। और दूसरी बात यह है कि तर्जुमानों का काम होता है
कि वो एक दीवार खड़ी करें, एक मसनूई दीवार खड़ी करें। जो भी लीडर कहे आपसे और हमसे बेहतर कौन जान सकता है, हम कराची के रिहायशी हैं, कि यहाँ क्या होता था और शाम को फिर क्या उसकी तावीलें दी जाती थी कि नहीं इसका मतलब वो नहीं है। ये मतलब नहीं था कि आपकी खोपड़ी में 2 गोलियां मारी जाए। नहीं सईद भाई, वैसे ये जो तर्जुमानों वाली बात है ना यार, जब हर एक बंदा ही तर्जुमान होता है ना तो वो तर्जुमानी लॉस्ट इन ट्रांसलेशन हो जाती है। और जब हर बंदा अपने आप को हर फन मौला समझे कि जी मैंने 2 मिनट गूगल मारा है इस टॉपिक पे, अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या होने वाला है। और अक्सर हमने ये देखा है, और ये सिर्फ पाकिस्तान की तारीख में नहीं बल्कि पूरी दुनिया की आप तारीख में देख लें कि जो होते हैं ना शाह से बहुत ज्यादा जो वफादार होते हैं ना, वो शाहों को क्या सल्तनतों को गिरा सकते हैं। ये एंड अगेन दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला। हमने कहा एक और बार टेस्ट कर लेते हैं। तर्जुमानों का काम है कि अपने अपने लीडरान के जो भंड हैं बेसिकली उनको भी उल्टा है उनको भी वो जो है ना फूल बना के पेश किया जाए। लेकिन यहाँ पर है कि अब तर्जुमान ने भंड मार दिया, अब दूसरे तर्जुमान से इसको सही करो। एग्जैक्टली। और ये इस हुकूमत को तो माशाल्लाह तर्जुमान ही इतने हैं कि समझ नहीं आती कि असल तर्जुमान कौन सा है। टू मेनी कुक्स वाला सीन है। एनीवे, चले राहिल अशरफ साहब हैं हमारे दोस्त कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। राहिल भाई जी, मैं जरा क्योंकि मैं DHA में रहता हूँ फेज 1 में। जी आप पे तो पर्चा नहीं हुआ। नहीं अल्लाह पर्चा नहीं हुआ है, अल्लाह का करम है। पर हंसी जरूर आई कि जिस तरह इन्होंने कल कंटेनर्स लगाए थे तरफ में फेज 1 में DHA ऑफिस के पास की 10 स्ट्रीट पे करे, वहाँ पे जाके हंसी भी आई। फिर उन्होंने वो पुलिस वाले शील्ड वाले खड़े कर दिया। आपको एक बात बताऊं, वहाँ गर्मी थी तो एक पुलिस वाले बेचारे हमें पानी दे रहे थे, छोटी मिनरल वाटर। अच्छा राहिल भाई मजे की बात यह कि DHA इससे आधी मेहनत जब बारिश हो रही थी उसमें अपने रिहायशियों की मदद करने के लिए सर्व कर देता, तो मेरे ख्याल में आज उन्हें कंटेनर लगाने की जरूरत ना पड़ती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो पुलिस वाला मुझे कहने का जी आप लोग तो बाबू लोग हैं, बाबू लोग कहाँ तोड़ फोड़, आप तो लोग तो गमला नहीं तोड़ सकते। मैं एक छोटी सी बात करूंगा, लेकिन DHA और कैंटोनमेंट बोर्ड के हवाले से कि ये आप लोग बात करते हैं कि जी MNA MPA का काम नहीं, ठीक है हम मानते हैं ये MNA MPA, पर क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड में 2015 से अब तक PTI के अजीज सोरवर्दी वाइस प्रेसिडेंट है और वहाँ पे इलेक्टेड लोग जो हैं ज्यादातर PTI के हैं। 2013 से अब तक PTI के MNA आरिफ अलवी और समीर अली खान, अब आफ्ताब सिद्दीकी और शहजाद कुरैशी। मेरा ये सवाल है कि जी इनका काम मॉनिटरिंग करना नहीं था कि आपके इलेक्टेड लोग हैं, तो जून में आपको पेशिंग गोई कर दी गई थी कि जी बड़ा किस्म का स्पेल आने वाला है, ये खड़े होके बोलते हैं हमारे MNA MPA के जी ये DHA CBC ऐसे। मेरे इनसे सवाल है कि जी आप लोगों ने 2013 से आरिफ अलवी और उनके साथ जो थे समीर, या आप लोगों ने अपने जो काउंसलर से इलेक्टेड लोग थे उनके ऊपर मॉनिटरिंग क्यों नहीं की? 5.2 बिलियन 1 करोड़ 36 लाख रुपए टैक्स पर डे बनता है। मुबश्शिर अली साहब 20-25 हजार टैंकर के पैसे हम दें, फेज 1 में रहते हैं, आसपास की आबादियों की वजह से सिक्योरिटी का मसला 11,000 रुपए स्ट्रीट गार्ड के मंथली एक घर से हम दें। तो मुझे बताइए फिर इन बारिशों के बाद 20 से 25 लाख रुपए की प्रॉपर्टी हमारी डी वैल्यू हो गई है। हम लोग बताएं क्या करें? हम ये MNA MPA की तरफ देखते हैं, वो कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास कुछ भाई इलेक्टेड बॉडी कैंटोनमेंट बोर्ड में आपकी है। 2015 से 5 साल आप लोगों को उनको मॉनिटरिंग करना चाहिए ताकि जी इतना पैसा कैंटोनमेंट बोर्ड के पास आ रहा है, हम क्या कैंटोनमेंट के बोर्ड के पास जाओ, DHA के पास जाओ, वो कैंटोनमेंट बोर्ड के ऊपर। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि जी ये आया MNA MPS का काम नहीं था कि अपने लोगों के ऊपर मॉनिटरिंग नहीं? बिल्कुल ये बात आपकी राहिल भाई 100%। थैंक यू। लेकिन एक बात मैं करेक्ट कर दूं, जो PTI के MPA थे कुरैशी साहब, उन्होंने बाकायदा इस बारे में बयान जारी किया और उन्होंने कहा था कि DHA की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जिसमें वो फेल हुए हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड फेल हुआ है, तो एटलीस्ट उन्होंने आवाज़ उठाई थी। वो अलग बात है कि बाद में ठीक है सॉफ्टन अप हो गए, लेकिन जब मुसीबत का वक्त था तो मेरे ख्याल में PTI के MPAs ने कम अज़ कम इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ कि उन्होंने आवाज़ उठाई, और ना सिर्फ आवाज़ उठाई बल्कि DHA और कैंटोनमेंट बोर्ड का नाम लेके उसे क्रिटिसाइज़ किया। नहीं, अच्छी बात है। और फ्रैंकली स्पीकिंग और कुछ नहीं, आई मीन मैं मानता हूँ कि मतलब रोड्स रिपेयर करना और गटर सही कराना वो मतलब टेक्निकली MPA MNA का काम नहीं होना चाहिए। लेकिन कम से कम आप असेंबली में तो ये आवाज़ उठा सकते हैं, ये तो आपको करना चाहिए। सही बात जी। अगले कॉलर हैं हमारे शाहद सिद्दीकी साहब कराची से। जी शाहद भाई।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर सलाम। मैं एक बात है कि आज क्लिफ्टन से उधर का जिक्र जब करूंगा ना तो इधर तो हुई है बिल्कुल। चाइना कटिंग, हाँ। उधर हुई है अमेरिकन कटिंग। डीएचए जो, हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए अमेरिकन कटिंग ऐसे हुई, डीएचए का जो खड्डा मार्केट है वो फुटबॉल ग्राउंड है, वहाँ डीएचए कटिंग हो गई। कुछ फेसेस हैं जिसके नीचे से पानी नाले हैं, वहाँ डीएचए कटिंग हो गई। डीएचए कटिंग, अमेरिकन कटिंग जो है, अमेरिकन कटिंग ने क्लिफ्टन और डिफेंस को डुबोया और अब वो इस्लामाबाद में भी हुआ। आज जियोलॉजिकल एक सर्वे हुआ था 1950s में, जिसमें ये कहा गया था जैसे गुलिस्तानी जौहर है कि यहाँ 2 फुट की भी दीवार नहीं बन सकती, इतना खतरनाक जलजले बेल्ट में। वो रिपोर्टें गायब की गई है, कराची हिस्से से गायब की से। इसी तरह हाफिजाबाद है, उसके नीचे इतना गहरा है। इस्लामाबाद जहाँ असेंबली है उसकी तो बात ये कि हम सब आंख बंद कर लेते हैं और उसके बाद जब वाकयात होते हैं, अब वो अमेरिकन कटिंग वाले, अब देखिए यहाँ तो हम गरीब गुरबत होती है, चाइना कटिंग हो रही है, वो तो इंशाल्लाह गिरा गुरु के बिल्डिंग है। हाँ। लेकिन अमेरिकन कटिंग को कौन गिराएगा? वहां अगर कोई हिम्मत कर जाए एक दफा, क्योंकि अगर समंदर को इन्होंने इस तरह मट्टी डाल डाल के बढ़ाया तो आप यकीन करेंगे यहाँ वो सुनामी आ जाएगा। ये भी आप मेरी बात लिख लीजिएगा, बिल्कुल आप रोशनी डाल दें। बिल्कुल शायद भाई, बिल्कुल आपने। और जो मैंग्रोव्स के साथ जो हाल किया है ना, बॉस जब आएगी ना तो अल्लाह बात है। वैसे हम चीन और अमेरिका के बीच में ही फंसे हुए हैं यहाँ पे, ये भी सही बोल रहे हैं, आई एग्री विद शाद साहब। अच्छा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद कॉल्स का सिलसिला जारी रखते हैं। वेलकम बैक। और अगले कॉलर हैं मोहम्मद सलीम साहब रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी आज मैं सिर्फ कराची के इशू पर बात करना चाहूँगा। जरूर। ये कराची के जो जिन लोगों ने कहते हैं कि गैर कानूनी तामीरात की हैं, हुकूमत वक्त उनको गिराने जा रही है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर जब इन लोगों ने गैर कानूनी तामीरात की तो आखिर कहीं ना कहीं इन्होंने तो कुछ पेमेंट तो की होगी लोगों को सर, तो इन्होंने तामीरात की है सर, ठीक है सर जी। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि मैं आपको 1993 का एक वाक़या सुनाता हूँ सुप्रीम कोर्ट का। जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत डिसमिस की है और उनकी असेंबली डिसॉल्व होगी तो उस वक्त के वकील थे इनके खालिद अनवर साहब के इत्तफाक से आज नेशनल बैंक के वकील हैं, वज़ीर कानून भी थे। जी 93 में इन्होंने एक हवाला दिया बुनियादी हकूक के बारे में कि इंडिया की जमीन पर वहाँ के अवाम ने कब्जा किया हुआ था। हुकूमत वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फैसला दिया कि आप उनको उस वक्त तक ये जगह खाली नहीं करा सकते जब तक आप इनको मुतबादल जगह ना दे दें। ये इनका बुनियादी हकूक है और यह हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि इनको शेल्टर प्रोवाइड करना। और दूसरी बात यह है कि यही खालिद अनवर साहब उस वक्त बुनियादी हकूक की बात कर रहे थे, लेकिन सर 15 जून 2017 को जब हमारे एजाजुल एहसन साहब ऑनरेबल जस्टिस ने पूछा कि खालिद अनवर साहब ये हमारे नेशनल बैंक के मेन पिटिशनर हैं, अपना इफ्तिखार अंजम साहब, तो इनकी 2005 से सालाना इंक्रीमेंट आपने नहीं थी, तो कहने लगे नहीं माई लॉर्ड, ये नेशनल बैंक तो खैराती इदारा नहीं है कि इनको हम पेंशन इजाफा देते फिरे। अब इनको वहाँ बुनियादी हकूक भूल गए थे सर। तो सर आप इस पर जरा तबसरा फरमा दीजिए सर। देखिए तबसरा क्या फरमाना है, जब आपने भारी फीस ली हो तो बुनियादी हकूक साइड पे हो जाते हैं, जब आप मुश्किल में हो तो आपको बुनियादी हकूक याद आ जाते हैं, सिंपल एज दैट। और हमारे यहाँ तो आपको पता है अदालतों में अगर बड़ा वकील कर लिया है तो जाहिर है उसको एडजर्नमेंट भी मिल जाती है। आप जैसे नेशनल बैंक के पेंशनर्स का केस है कि सिर्फ़ और सिर्फ वो रिव्यू में फंसा हुआ है और अभी तक रिव्यू टेकअप नहीं हो रहा है क्योंकि खालिद अनवर साहब कभी मौजूद नहीं होते, कभी अवेलेबल नहीं हैं। तो मेरे ख्याल में ये तो अदालत उज़्मा के सोचने की भी बात है कि जो पेंशनर्स जो ऑलरेडी मुश्किल में हैं, जो जिनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, उनमें से बहुत से जान से भी गुजर चुके हैं, तो मेरे ख्याल में ये बात अदालत के भी सोचने की है और ज़ाहिर खालिद अनवर साहब के भी सोचने की है कि कभी कभी जो है सब कुछ पैसे के लिए नहीं होता। बहरहाल अगले कॉलर हमारे बाबर कलीम साहब कराची से। जी सर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, एक मसला है कि जो डिफेंस में जो प्रॉब्लम हुआ है, जो फेज 6 में जी साइड में या एरियाज में, जी सब लोग जो है यहाँ के लोग पानी जो है वो टैंकर मंगा के भरते हैं अपने घरों में, बिल्कुल, और 6,000 रुपए या 5,000 रुपए या 7,000 रुपए का टैंकर मंगवाते हैं और अपने घरों में डलवाते हैं। अगर पानी खड़ा हो गया था अगर एरिया में, तो क्या वो टैंकर मंगवा के उसको खाली नहीं करवाते थे? हर घर वाला अगर एक एक टैंकर भी करवाता तो मेरे ख्याल है पानी 1 या 2 टैंकर निकलवाता तो पानी निकल सकता था। तो मेरे ख्याल है हम शहरियों को भी जिम्मेदारी है हमारी कि अगर कभी कोई प्रॉब्लम आ गई है हमारे एरिया में, हम सीखना शुरू कर दें या प्रॉब्लम को, जाहिर है प्रॉब्लम तो हाईलाइट हो गई है,
अगर हम इस मसले को खुद भी थोड़ा सा हेल्प करने की कोशिश करें, अपने आप को खुद भी कुछ काम करनी है। हम तो स्ट्रीट लाइट की अगर खराब हो जाए हम तो कंप्लेंट नहीं करते हैं उसकी, खाने नहीं आए। अच्छा बाबर भाई, इसमें सॉरी थोड़ा सा मसला ये था कि पानी इस कदर ज्यादा था कि शहरी अगर टैंकर बुलाते भी तो टैंकर कैसे आता? अच्छा, दूसरी बात है कि वो है आलूदा पानी। हाँ। तो एक तो आपको उन्हीं टैंकर्स में उसको भरना भी नहीं चाहिए जिसमें आपकी जिससे आपके अंडरग्राउंड टैंक्स या ओवरहेड टैंक्स भरे जाते हैं। दूसरी बात है कि बिल्कुल शहरियों की एक जिम्मेदारी है, लेकिन अगर हम उसको उस वक्त वहाँ तक एक्सटेंड कर दें कि बेसिक सिविक फंक्शंस भी शहरियों को करने हैं, तो फिर बॉस टैक्स वैक्स तो ना लिया करे ना यार। अगर रोड भी बनाने हैं, अगर लाइटें भी खुद सही करनी है, अपनी ही हिफाजत करनी है, तो फिर भाई पुलिस की क्या जरूरत है? तो फिर कह दें कि शहरियों से कि भाई आपने खुद ही करना है। शहरियों की जहाँ तक जिम्मेदारी बनती है तो बिल्कुल ये बनती है कि वो कूड़ा बाहर ना फेंकें। वो जो शॉपिंग बैग्स हैं जिनको वो फेंक देते हैं ऐसे ही सड़क पर, जो कि जाके क्लॉग कर देते हैं ड्रेनेज को, तो वो चीज़ें शहरियों की ज़िम्मेदारी में आती हैं बिल्कुल। और शहरी भी इस ज़िम्मेदारी से सही से नबरद आज़मा नहीं हुए, ना ही उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की, तो बिल्कुल वहाँ तक ठीक है। मगर जब आप पैसे देते हैं किसी अथॉरिटी को या हाउसिंग सोसाइटी को कि जनाब आपसे महीने के लिए जा रहे हैं या एनुअल चार्जेस लिए जा रहे हैं कि वो इंश्योर करेंगे इस बारे में कि आपको तमाम चीज़ें मिलें। अब पानी का आप कह रहे हैं कि 5,000 6,000 का टैंकर मंगवा लें, तो पानी के बिल नहीं देते, फिर शहरियों को कह दें कि आप पानी के बिल ना दें, आप जो हैं अपने टैंकर खुद मंगवा करके पूरे कर लें। जब कोई भी हाउसिंग अथॉरिटी वादा करती है अपने रिहायशियों से कि जनाब हम आपको पानी भी देंगे और हम इस बात को मेक श्योर करेंगे कि सड़कों को जो है सड़कों को भी हम इंश्योर करेंगे कि वो सही रहें। यहाँ तो सड़कें टूटी हुई हैं, पानी लोगों के करोड़ों रुपए जो है वो ज़ाया हो गए हैं, तो फिर ये यहाँ पर DHA का फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो उनको कंपनसेट करे। जब अगर आप 17 अरब रुपए साल के ले रहे हैं अपने रिहायशियों से, तो इतनी ज़िम्मेदारी तो पूरी करें कि जनाब अगर शहरियों का कोई नुकसान होता है तो शहरियों को उसको कंपनसेट करना चाहिए DHA को। हाँ, और जहाँ तक शहरियों ने क्या किया है, तो बहुत लोगों ने मतलब पंप, छोटे पंप्स लगा के कम से कम अपनी जो सामने का जो पानी है और अपने घर का पानी इविक्ट किया। अब इससे ज्यादा बंदा क्या करे यार, मतलब निकाल के वो बाहर ही फेंक सकते हैं। जाहिर है वो उन्हें तो नहीं पता कि किस जगह प्रॉपरली उसको डिस्पोज ऑफ करना है, मगर उस वक्त क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन होती है, आपके गटर उबल रहे हैं, आपके ग्राउंड फ्लोर अगर पूरे का पूरा पानी में है, तो आप क्या करेंगे उस वक्त? तारिक महमूद है कराची से हमारे साथ। जी तारिक भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। मलेर कंटोनमेंट एरिया में सोसाइटी है सबसे पुरानी जी, जिसका नाम है सहारनपुर हाउसिंग जी बिल्कुल। जी, इसके 11 एकड़ रकबे पर कब्जा माफिया ने कब्जा किया हुआ है। ये बात मैंने पहले भी एक मतलब 5-6 माह पहले उठाई थी, शायद आपको याद हो। जी बिल्कुल। अब ये है कि वहाँ पर कब्जा माफिया बैठा हुआ है और मिली भगत के साथ उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर केस किया हुआ है तकरीबन 5-6 साल से, और दोनों पार्टी ने बज़ाहिर स्टे लिया हुआ है। अब ये है कि बताया ये जाता है कि जो जज हाई कोर्ट इस केस को सुन रहे थे वो तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रमोट होके अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए हैं। लेकिन हम जैसे जो गरीब लोग हैं, जो बेसहारा है, मेरी उम्र 67 साल है, मुझे आंखों से नजर नहीं आता, ऐसे ही मेरे और भी दोस्त हैं। अब आप मुझे बताएं हम कहाँ जाएं? केस हम लड़ नहीं सकते, वकील के पैसे हमारे पास नहीं है। या तो चीफ जस्टिस साहब मेहरबानी करें कि इस मसले को हल करा दें, या तो खुद ही आके कब्जा कर लें। हम ये तो कह सकें कि हाँ जी सुप्रीम कोर्ट ने कब्जा किया है, ठीक है, कहीं तो हमारे कोर्ट कवर बैठे। सही बात है, बिल्कुल आपके शिकवा बजा है। यहाँ एक वक्फा लेते हैं क्योंकि न्यूज़ अपडेट्स का वक्त हुआ है, उसके बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। हमारे अगले कॉलर हैं कामरान अली नवाबशाह से। कामरान भाई बड़ी देर की मेहरबानी, आते कहाँ गायब हो गए? बस सर काफी दिनों से कॉल लगा रहा हूँ, कॉल ही नहीं मिल रही है। ये अगर कामरान भाई आपकी कॉल नहीं मिल रही तो ये मैं तो कहता हूँ शो को ही बंद कर दो। सही बात है यार, तो ऐसा नहीं चलेगा। जी बॉस। तो तुम्हारे कहने पे बिजनेस बदल के देखते हैं। हाँ, चलो फिर आओ पकोड़े ही तल के देखते हैं। वाह, अगर ये सच है कि हाथों की मेल है दौलत, चलो फिर आओ मेल भरे हाथ मल के देखते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात।
जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब ने एक आला मिसाल कायम की है, अपने आप को एहतसाब के लिए पेश किया है जी और अपने असासे भी जाहिर किए हैं। अब जो दीगर इदारों में हाजिर सर्विस और रिटायर जो फौजी जनरल तैनात हैं उनको भी हिम्मत पकड़नी चाहिए और फॉलो करना चाहिए। जनरल आसिम सलीम बाजवा उनके लिए मशअले राह हैं। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल वजह है और सबको ही करना चाहिए। हम तो हमेशा से कहते हैं क्योंकि जो भी इस मुल्क का शहरी है उसके असासे FPR में डिक्लेयर्ड होते हैं और अगर कोई ऐसा मौका आता है तो बिल्कुल आपको जाहिर करने चाहिए। और अगर लग रहा है कि आपने मतलब अपने जो डिक्लेयर असासे हैं या जो बिजनेसेस हैं उनसे ज़्यादा कमा रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली और भी इदारे हैं जिनको नोटिस लेना चाहिए इन चीज़ों का, मतलब जैसे एनवायरमेंटल एजेंसी हो गई या FPR है, NAB है, CCP है, हज़ारों इस तरह की मिसालें हैं यार। मतलब ऐसी क्या बात है। अगले कॉलर हमारे इम्तियाज़ हुसैन कराची से। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मेरे लिए भी दुआ क्या करें सर। चंद छोटी छोटी बातें हैं, टाइम ज्यादा नहीं लूंगा। कुछ लोग अक्सर मैंने देखा कहते हुए सुना कि सिंध हमारी धरती माँ है, कोई कहता है कराची हमारी धरती माँ। वाकई है और माँ का मकाम तो सर आंखों पे, माँ के तो कदमों के नीचे जन्नत है, माँ से मुकद्दस तो कोई नहीं है। मगर ऐसी औलाद का क्या करें जो इस तरह की हरकत करके गटर के पानी में डुबा दे धरती माँ को। ये बात मेरे समझ में बॉस आज तक आई नहीं। और दूसरी बात मैं यह करना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक के बारे में कि 118 के अलावा भी ऐसे आसान नंबर वो पब्लिक करे, क्योंकि किसी को करंट लग गया, कोई हादसा हो जाए तो फौरन बिजली बंद नहीं हो पाती। उतनी देर में काफी लोग हलाक हो चुके होते। और ये जो सिस्टम है, एक दबाएं तो ये होगा, 2 दबाएं तो वो नाचेगा, 3 दबाएं तो वो हंसेगा, ये सिस्टम गलत है, इस पे सोचना चाहिए। और सर तीसरी बात, कराची का एडमिनिस्ट्रेशन, मेरे जहन में एक आइडिया है कि ये चंद नाम मैं लेता हूँ, इनके हवाले कर दिया जाए। अगर जैसे सिलानी के हैं बशीर फारूकी साहब, JDC के हैं जफर अब्बास साहब, हनीफ तैयब साहब, छिपा साहब, ईदी साहब, क्योंकि हॉनेस्टी तो इनमें कूट कूट के भरी है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें हॉनेस्टी चाहिए। देन हम हॉनेस्टी को अपने इम्तियाज भाई ये जिम्मेदारी इन फलाही इदारों ने पहले ही उठा ली है, तो लिहाजा इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हुकूमत तो कुछ करती नहीं। तो जाहिर है बेचारे यही फलाही इदारे हैं जो हर मुश्किल वक्त में काम आते हैं। आपको फैसल ईदी भी हर जगह नज़र आ रहे होंगे। सैलानी वाले खाना खिलाते हैं, आलमगीर ट्रस्ट वाले हैं, छिपा वाले हैं, और उसके अलावा आपने जो जफ़र अब्बास हैं JDC वाले, वो गरीबों को खाना खिलाते हैं। तो मेरे ख्याल में फलाही इदारों ने इस शहर की जिम्मेदारी कब से उठाई हुई है। अगले कॉलर हमारे डॉक्टर परवेज़ हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम सर। डॉक्टर फिरोज, सॉरी डॉक्टर फिरोज। जी फिरोज भाई डॉक्टर फिरोज बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको सलाम। और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और बहुत पसंद आता है हमें। बड़ी मेहरबानी। एक सिर्फ उस दिन एक प्रोग्राम हुआ था सिंगल नेशनल करिकुलम पे ना। जी बिल्कुल। और हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर भी थे वहाँ, तो उन्होंने एक सिर्फ वहाँ एक लर्निंग आउटकम की बात हुई थी जी। वो कह रहे थे कि एक यूनिफॉर्म लर्निंग आउटकम्स होंगे फॉर ऑल द स्टूडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो वो यूनिफॉर्म जैसे लर्निंग आउटकम फॉर एग्जांपल ये होता है कि एक 5वीं जमात के बच्चे को एक कम से कम फॉर एग्जांपल एक बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज आनी चाहिए। ठीक है। तो एक यूनिफॉर्म लर्निंग आउटकम होगा और वो सब बच्चों की लागू होगा। अब किसी भी करिकुलम में 3 चीजें होती है ना, जिसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव अलाइनमेंट। जी। उसमें एक लर्निंग आउटकम होता है और फिर एक स्ट्रेटजी होती है टू हाउ टू अचीव कैसे करना है। सही है जी। और थर्ड चीज होती है असेसमेंट, फिर कि वो आउटकम अचीव हुआ सही या कितनी डिग्री थे वो। अब हमारे यहाँ जो मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो करिकुलम है सिर्फ ये लर्निंग आउट जो यूनिफॉर्म लर्निंग आउटकम है। अब स्ट्रेटजी जो है वो तो डिफरेंट है। अब ये फॉर एग्जांपल 5वीं जमात के बच्चा, अब वो डॉक्टर का बच्चा, अब इंजीनियर का बच्चा, मजदूर का बच्चा, किसान का बच्चा, वो यूनिफॉर्म लर्निंग आउटकम है सबके लिए। बिल्कुल। बाकी जो लर्निंग स्ट्रेटजी है वो तो अलग है। जो लर्निंग रिसोर्सेस है हमारे, जिसको हम कहते हैं, जिसमें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें आपकी जो क्वालिटी ऑफ जो फैकल्टी है उसकी है, जी। जो अदर रिसोर्सेस हैं, लाइब्रेरी है, टेक्स्ट बुक्स हैं,
अब वो तो आप देखें जो गांव में बच्चा बैठा हुआ है जी, उसके पास वो लर्निंग रिसोर्सेज तो वो नहीं है। हाँ। लेकिन डॉक्टर साहब अभी भी तो यही सिचुएशन है ना। हाँ, तो इसको मतलब ये सिंगल नेशनल करिकुलम के साथ तो शायद इतना फिट नहीं आता, क्योंकि कभी भी यही सिचुएशन है कि जाहिर है कि जिसके पास कम वसाइल है वो डिसएडवांटेज है। वो ये चाह रहे हैं, जब सिंगल नेशनल करिकुलम का मकसद ये है कि हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो जाहिर है जो रिसोर्सेज हैं रिमोट एरियाज़ में बच्चों के पास, वो कौन पहुंचाएगा, क्या ये आउटकम हो सकता है। तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल आपका वैलिड पॉइंट है कि स्ट्रैटेजी जो है अभी तक शहरों तक महदूद है। जब आप उसको फैलाएंगे, और मेरे ख्याल में क्योंकि ये तालीम जो है 18वीं तरमीम के तहत सूबों का मसला है, तो सूबों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस चीज़ को पूरे सूबे में जो है इम्प्लीमेंट करें, स्ट्रैटेजी बनाएं। और जिस सूबे में हम बैठे हुए हैं, बदकिस्मती से वहाँ तालीम का मेयार जो है बहुत कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा नीचे हैं। सिंध जो है जो तालीम का मेयार है उस पर बहुत से दूसरे जो सूबे हैं ख़ुसूसन पंजाब और KPO बहुत आगे निकल चुके हैं। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में सूबों को भी सोचने की करने की हैं। एक ब्रॉडर कॉन्टोर्स या एक ब्रॉडर नेशनल करिकुलम दे तो दिया गया है, लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि स्ट्रैटेजी उसके लिए बनाने में वक्त भी लगेगा और रिसोर्सेज देने में ये तो उस वक्त ही देखा जाएगा। एक वक्फा लेते हैं। वेलकम बैक। हमारे अगले कॉलर हैं डॉक्टर साहिबजाद खान पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। सर पहले तो मुबशर को जरा कॉम्प्लीमेंट देना है, आज बाल छोटे करवा के लगता है कि FSC का पप्पू सा लड़का नहीं होता तो माशाल्लाह वो लग रहे हैं आज। बहुत खूब यार। तो एक्चुअली मुझे किसी दोस्तों ने मशवरा दिया है कि चूंकि हुकूमत पर तनकीद मना है तो आपने कोई भी कभी भी सख्त बात नहीं करनी है। बिल्कुल। हाँ, तो बड़ा मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कैसे बात करूं, क्योंकि आज हमारे बुजुर्ग रहनुमा वसत साहब भी नहीं है, तो मैंने कहा चलो उनकी गैर मौजूदगी की जरा लिबर्टी लेकर जरा सी और की बात करते हैं। करें सर। हाँ, तो पहले तो जरदास गुल साहिबा से गुजारिश करनी है कि इमरान साहब से कह दें कि जरा नेकियां कम कर दें ना। उन्होंने कहा था ना कि वो हुक्मरान नेक हो तो फिर बारिशें होती हैं, तो उनसे क्या हमारे हुक्मरान कुछ ज्यादा ही नेक हो गया है तो उस वजह से बारिशें कुछ ज्यादा ही हो रही हैं, तो जरा अपनी नेकी का लेवल नीचे ले आए ना। ये तो एक मशवरा देना था जरदास गुल को। नोटेड। और दूसरी, आजकल जो इज़हार राय की आज़ादी पर कोई पाबंदियां हैं, तो मुझे दो छोटे छोटे वाकयात याद आ गए हैं ना। आपको शायद याद हो, ये स्वाद एक इंडिपेंडेंट रियासत थी ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पर जो सरकारी एहलकार होते थे तो उनको लोग जब किसी बात पे बुरा कहते थे ना, तो एक उर्दू का लफ्ज है लेकिन बरसों में भी बहुत इस्तेमाल होता है, जब किसी को बुरा कहना हो ना तो शॉर्टेस्ट एंड द मोस्ट कम्प्रिहेंसिव वर्ड कहना। ओके। तो जब इस लफ्ज का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो गया तो वाली स्वाद ने पाबंदी लगा दी कि आज के बाद कोई किसी नहीं कहेगा। तो उसके बाद फिर लोग ये कहते थे कि किसी है ना, तो कहते यार हो तो हो लेकिन मेरे पास 5 रुपए नहीं है ना, 5 रुपए फाइन लगा दिया था। तो कहते हो तो हो लेकिन 5 रुपए नहीं है ना। चलो सही है। और इस तरह आज के देखो सियासी मामला चल रहा है, जिस पर चूंकि मैं कोई राय नहीं दे सकता, पाबंदी सुना है सरकारी मुलाजिमीन पर, तो इशारों में बात करेंगे, ठीक है ना। ठीक है सर। हाँ, तो इस तरह एक लड़का था हमारी तरह लोफर सा। जी सर। तो वो जहाँ भी जाता था किसी भी महफिल में तो कोई ना कोई बकवास करता था और फिर मसला बनता था ना। तो एक दिन उसको अपने अब्बू शादी पे लेके गए थे और सख्ती से मना किया था कि मुंह से बकवास नहीं निकालनी है, चुपचाप बैठना है। उसने भी वादा कर लिया। खैर शादी पे गए, बैठे हुए थे कतार में कुर्सियों पे, सामने एक और लोग बैठे हुए थे। तो सामने से एक आदमी उठा और इस लड़के को बहुत सख्त मारना शुरू कर दिया। तो आपने पूछा कि क्यों मारा, कहती ये मुझे गंदे गंदे इशारे कर रहा है ना। इससे पूछे कि तुमने क्या इशारा किया, कि जरा बजी मैंने खाली पहले हाथ के इशारे से पूछा कि आप लड़के वालों की तरफ से हैं।
हाँ, तो इसने कोई मुझे जवाब नहीं दिया। फिर मैंने हाथ के ओके इशारे जी किए। आप ठीक है जी, जी। बस मेरे ख्याल के इतने इशारे काफ़ी हैं आज के लिए। ओके थैंक यू डॉक्टर साहब। कहते हैं कि इशारों पर भी मार पड़ सकती है। वो किसी भी चीज़ मार पे जब पढ़नी होती है ना बॉस, तो वो ये नहीं देखती कि आप बोल रहे हो या इशारे कर रहे हो। डॉक्टर साहिब ने मेला लूट लिया मेरे ख्याल में उनके इशारों के बाद। काफ़ी कुछ लूट लिया यार, मतलब मैं क्या बोलूँ। देखा कुछ ही नहीं बोलते, हम कहते हैं कि बस आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।